बदलना चाहो भाग्य, बहुत आसान है रास्ते, अब रोजगार के वास्ते नए आसान रास्ते, अब रोजगार। पिछले कई वीडियो से हम लोग ये देख रहे हैं कि एक एग्रीप्रोनर कैसे काम कर सकता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ब्रेक इवन के ऊपर बात की थी। अब बात आती है कि हम किन कंपनियों का काम करें और किन कंपनियों के प्रोडक्ट हम अपने क्षेत्र में बेचें। तो इसके लिए आवश्यक ये है कि सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि अगर आप खाद, बीज और पेस्टिसाइड का काम करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेंगे, और ये लाइसेंस आपको उप संचालक कृषि के यहाँ से उपलब्ध होते हैं। हर जिले में उप संचालक कृषि का ऑफिस है, वहाँ आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है और वो लाइसेंस आपको मिल जाते हैं। लाइसेंस के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित है वो भी हमने पिछले वीडियोस में आपको बताने की कोशिश की थी। तो आपके पास सब तैयारियां हैं, अब आपको कंपनियां सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए आवश्यक है सबसे पहले आप अपने क्षेत्र का सर्वे करें और किसानों से बातचीत करें कि किसान खरीफ, रबी और अगर गर्मी की फसलें होती हैं तो उन फसलों में उन सीजनों में कौन सी फसलें बोते हैं, और इन तीनों सीजन में जो फसलें बोई जाती हैं उनमें फिर अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट चलते हैं। और सामान्यतः एक कंपनी जिस क्षेत्र में अपना मार्केटिंग का काम अच्छे से करती है, किसानों के बीच में प्रदर्शन करती है और किसानों को पहले अच्छे रिजल्ट मिले होते हैं, उन कंपनियों के प्रोडक्ट किसानों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। ये जो लोकप्रिय प्रोडक्ट हैं, किसान सामान्यतः उन्हीं प्रोडक्ट्स को मांगते हैं, और अगर वो प्रोडक्ट हमारी दुकान में नहीं होंगे तो हमें नए प्रोडक्ट बेचने में कठिनाई होगी। तो जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, मतलब हमारी दुकान में क्या क्या होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको वो सब सामग्री रखना चाहिए जो किसानों के लिए आवश्यक है। बहुत सारे हमारे साथी क्या कर रहे हैं कि या तो वो केवल खाद का काम करते हैं या बीज और पेस्टिसाइड का काम करते हैं या केवल पेस्टिसाइड का काम करते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो पेस्टिसाइड का काम करते हैं। तो ऐसी दुकानें बहुत सीजनल होती हैं और उनका काम बहुत छोटी अवधि तक ही चलता है। अल्प अवधि तक काम होने की वजह से उनको फिर कुछ और काम करना पड़ते हैं और उनके जो ग्राहक हैं वो ग्राहक दूसरी चीज़ों के लिए कहीं और चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कोशिश करना चाहिए कि वो ग्राहक की ज़रूरत के हिसाब से सभी चीज़ें रखें। तो जो मोटी मोटी वर्गीकरण है प्रोडक्ट मिक्स का, वो इस तरह से है कि सबसे पहले खाद है, खाद में DAP, SSP, यूरिया, MOP ये मुख्य खाद हैं। इसके अलावा बहुत सारे NPK खाद आते हैं जिनमें अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फिर वाटर सोल्यूबल आजकल बहुत सारे फर्टिलाइज़र आते हैं, नैनो फर्टिलाइज़र आते हैं और बायो फर्टिलाइज़र आते हैं। तो ये पूरी फर्टिलाइज़र की वो है। इसी तरह फिर बीज है, तो बीज में मुख्य रूप से 3 तरह के बीज होते हैं। एक सब्जियों के बीज होते हैं, दूसरे आपके गन्ने के बीज होते हैं जिन्हें फील्ड क्रॉप कहा जाता है, और तीसरे चरी के बीज होते हैं जो जानवरों के लिए फॉडर उगाया जाता है, तो ये बीज होगा। फिर तीसरी चीज हुई आपका पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड में चारामार दवा है जिसको हर्बिसाइड कहते हैं, कीटनाशक दवा है जिसको इंसेक्टिसाइड कहते हैं, इसके अलावा फंगिसाइड हैं और PGR हैं, जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं।
माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, इसमें भी बायो प्रोडक्ट के नाम से बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं और केमिकल प्रोडक्ट के नाम से बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। तो आप किस तरह का प्रोडक्ट मिक्स अपने यहाँ रखना चाहते हैं। फिर इसके अलावा आपको छोटी छोटी मशीन उपकरण भी रखना चाहिए, जैसे दवाई छिड़कने के पंप हैं या इसी तरह के पाइप हैं, या किसान को लगने वाले छोटे छोटे यंत्र हैं, खुरपी, हंसिया, तगाड़ी, बोरी सिलने का सूजा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप लिस्ट बना सकते हैं जो किसान सामान्यतः खरीदते हैं। फिर हमारे किसान साथी हमेशा पशु भी पालते हैं और उनको पशु आहार लगता रहता है, तो आपको पशु आहार भी रखना चाहिए ताकि फुल प्रोडक्ट मिक्स आपके पास हो और आपके ग्राहक को कहीं और अपनी ज़रूरत के लिए ना जाना पड़े। तो इसमें एक तो हमें टाइमिंग पता होना चाहिए कि किस टाइम पे क्या चीज़ बिकती है और उसकी प्लानिंग होना चाहिए। तो सभी चीज़ें एक साथ लेने की या रखने की ज़रूरत नहीं होती है। फसल चक्र या फसल का जो सीजन है वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे किसान सामग्री खरीदते हैं। तो जितना ज़्यादा आप किसानों से मेल मुलाकात रखेंगे, आप उनके साथ उनकी कब क्या सामग्री की ज़रूरत है वो पूछताछ करते रहेंगे। फिर मौसम के ऊपर आपकी बहुत पैनी नज़र होना चाहिए, क्योंकि खेती का जो काम है वो मौसम के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। और जब हम मौसम की बात कर रहे हैं तो हम बड़े क्षेत्र के मौसम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपकी दुकान के आसपास लोकलाइज्ड मौसम की। वहाँ पानी कैसा बरस रहा है, पानी का पैटर्न क्या है, कब रुक रहा है, कब बरस रहा है, नदी तालाब भरे हैं कि नहीं भरे हैं, कुआं भरे हैं कि नहीं भरे हैं, अगली फसल क्या बोई जा सकती है, ये सब चीज़ें मौसम के ऊपर निर्भर करती हैं और किसान मौसम को देख के ही निर्णय करते हैं। अब सवाल आता है कि हम प्रोडक्ट खरीदें कहाँ से। तो प्रोडक्ट खरीदने के 3 माध्यम हो सकते हैं। एक माध्यम है कि आप सीधे कंपनी से डीलरशिप लें, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लें और उनसे आप प्रोडक्ट सीधे खरीदें। दूसरा कि आपके इलाके में कोई होलसेलर हैं, उनके साथ आप जुड़ें और उन होलसेलर से सामग्री खरीदें। और तीसरा, आप ई फसल की फ्रेंचाइजी लें और ई फसल के फ्रेंचाइजी के माध्यम से ई फसल से सामग्री लें। अब इन तीनों चीज़ों को हम समझते हैं कि इसके नफ़ा नुकसान क्या है। जब आप सीधे कंपनी से जुड़ते हैं तो सबसे पहले तो कंपनी की आपको डीलरशिप लेना पड़ती है। तो बहुत सारी कंपनियां आपको डीलरशिप देती नहीं है क्योंकि आपका वॉल्यूम बहुत छोटा है, और जो लोग एंट्री कर रहे हैं, अभी बाज़ार में आ रहे हैं या छोटे व्यापारी हैं, उनको डीलरशिप देती नहीं है, क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो सामान्यतः मोनोपोली में काम करती हैं और एक बाज़ार में वो एक ही कंपनी को डीलरशिप देती हैं, एक व्यक्ति को ही डीलरशिप देती हैं ताकि वो उस बाज़ार पर कंट्रोल कर सके। दूसरा कि आपको डिपॉजिट देना पड़ता है। तीसरा, हर कंपनी के टारगेट और टैगिंग होता है, मतलब कंपनी एक निश्चित टारगेट आपको देगी कि इतना मटेरियल आपको बेचना होगा, और कंपनी सभी प्रोडक्ट बेचने के लिए आपके ऊपर दबाव बनाएगी। ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्ट आप मांगे वो कंपनी दे दे। तो ये टारगेट और टैगिंग होने की वजह से हमें बहुत सारा ऐसा सामान भी कंपनी से मिलता है जो हमारी बेचने की क्षमता के बाहर होता है। ऐसी स्थिति में छोटे दुकानदार बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं लगा पाते हैं और वो कंपनियों से सीधे उत्पाद नहीं ले पाते हैं। मैं बहुत सारे लोगों से बातचीत करता हूँ और बहुत सारे लोग
शुरू में कंपनी की डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेते हैं और वो बाद में उसको रिटर्न करते हैं। क्योंकि कंपनियां क्या करती हैं कि हर सीजन के पहले एक मार्केटिंग पॉलिसी निकालती हैं। मार्केटिंग पॉलिसी में कंपनियां वॉल्यूम के हिसाब से डिस्काउंट देती हैं। तो जो ज़्यादा वॉल्यूम का सामान बुक करता है उसको डिस्काउंट ज़्यादा होता है, और जो कम वॉल्यूम का सामान लेता है उसका डिस्काउंट वॉल्यूम के हिसाब से डिस्काउंट देती हैं। तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है उसका डिस्काउंट ज़्यादा होता है, और जिसका डिस्काउंट वॉल्यूम कम होता है उसका डिस्काउंट कम हो जाता है। तो नए दुकानदारों का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिल पाता है। और जो पहले से व्यापारी हैं उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके रेट के सामने ये अपना मटेरियल बेच नहीं पाते हैं। क्योंकि जब सीजन चलता है तब एक ये विचित्र बात होती है, खेती में जो लोग हैं वो सामान्यतः जानते हैं कि कोई भी कृषि उत्पाद एमआरपी पे नहीं बिकता है। जो डब्बे के ऊपर मैक्सिमम प्राइस लिखा हुआ है उस पर कोई चीज़ नहीं बिकती है। हमेशा जो रेट हैं वो मैक्सिमम प्राइस के नीचे होते हैं। तो कंपनियां क्या कर रही हैं कि मैक्सिमम प्राइस बहुत ज़्यादा लिखती हैं, और जो आम उपभोक्ता है वो ये समझता है कि जो प्राइस लिखा है उस पर अगर दुकानदार दे रहा है तो वो फेयर डील कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें काफ़ी मार्जिन होता है, और कृषि के जो उत्पाद हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है। तो प्राइस में और मार्केट के रेट में, खासतौर से पेस्टिसाइड में एक बहुत बड़ा अंतर देखने में मिलता है। पेस्टिसाइड, सीड, फर्टिलाइज़र में ये अंतर उतना बड़ा नहीं होता है, क्योंकि फर्टिलाइज़र कंट्रोल आइटम है और वो उसके रेट सामान्यतः एक जैसे ही चलते हैं, और उस पर सरकार की नज़र भी रहती है। तो फर्टिलाइज़र के अलावा पेस्टिसाइड, सभी तरह के सीड और मशीन उपकरण, इनकी प्राइस में बहुत वेरिएशन होता है। अभी जो नया कानून है जीएसटी का, वो एमआरपी पे जीएसटी नहीं लगता है, जीएसटी लगता है बिल के ऊपर। मान लीजिए किसी डब्बे के ऊपर एमआरपी लिखा है 600 रुपये और आपने उसको 400 रुपये का बिल दिया है, तो 400 रुपये पे ही जीएसटी लगेगा। तो इस वजह से ये एक अंतर मार्केट में रहता है, और उपभोक्ता को सामान्यतः लोग यहीं ठगते हैं, और वो उनको लालच देते हैं कि हम एमआरपी पे इतने % नीचे बेच रहे हैं। एक ही प्रोडक्ट अगर एक ही बाज़ार में 10 दुकानदार बेच रहे हैं, तो उसको आप एक ही समय पे अलग अलग दुकानदारों से उसका मूल्य पूछेंगे तो हो सकता है 5, 6, 7 मूल्य आपको अलग अलग मिल जाएं। तो ये मूल्य का जो अंतर है वो क्यों आ रहा है? ये बुकिंग के साथ आता है। जो कंपनी की बुकिंग होती है उसमें जो डिस्काउंट आते हैं, वो डिस्काउंट से डीलर लोग ये अंतर निकाल देते हैं, और इसका जो असर है वो छोटे दुकानदारों पे बहुत बड़ा पड़ता है। किसानों पे तो इसका असर पड़ ही रहा है, पर छोटे दुकानदारों को, जो नए लोग हैं, उनको बिजनेस करना बहुत कठिन होता है। एक ये इंट्री बैरियर है एक तरीके से, मतलब बाज़ार में एंट्री करने से आपको रोकने की ये व्यवस्था के तौर पे मैं इसको देखता हूँ। क्योंकि कंपनियों की कोई भी जो पॉलिसी है वो बदलती रहती है, और बहुत सारी कंपनियां फ्रंट में ही डिस्काउंट देती हैं, बहुत सारी कंपनियां सीजन के अंत में 2 या 3 महीने बाद डिस्काउंट देती हैं। तो कई बार आपको पता भी नहीं चलता है कि आप जो सामग्री जिस रेट पे बेच रहे हैं उस रेट पे आपको ख़रीदने पे भी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो कई कंपनियों के प्रोडक्ट आपको इसीलिए घाटा दे जाते हैं। तो छोटे व्यापारियों को
ये प्राइसिंग की बहुत केयरफुली समझने की ज़रूरत होती है। दूसरा जो सोर्स होता है वो होता है, जैसे मैंने आपसे कहा, होलसेलर। मार्केट में सामान्यतः जो होलसेलर का काम करते हैं वो कुछ ही कंपनियों का होलसेल का काम करते हैं और कुछ ही प्रोडक्ट पे काम करते हैं। तो फर्टिलाइज़र वाले फर्टिलाइज़र की होलसेल करते हैं, पेस्टिसाइड की अलग अलग कंपनियों के अलग अलग होलसेल का काम करते हैं, सब्जियों के बीज का अलग अलग कंपनियों के अलग अलग होलसेलर होते हैं, और आपके गल्ले के अलग अलग होलसेलर होते हैं, मशीन उपकरण के भी अलग अलग होलसेलर होते हैं। तो जब छोटा दुकानदार किसी होलसेलर से लेता है तो छोटे दुकानदार को, जैसे मैंने कहा, कि अपने ग्राहक को बांध के रखने के लिए सभी सामान रखना पड़ता है, तो उन्हें अलग अलग होलसेलर से डील करना पड़ता है। जब आप अलग अलग होलसेलर से डील करते हैं तो आपका वॉल्यूम नहीं होता, मतलब सभी चीज़ें आप छोटी थोड़ी थोड़ी खरीदते हैं, तो होलसेलर जो आपको रेट देंगे वो उतना अच्छा रेट नहीं देंगे, क्योंकि उनके लिए वॉल्यूम इम्पोर्टेंट है। उनने मटेरियल वॉल्यूम में ख़रीदा है और वो वॉल्यूम में आगे बेचना चाहते हैं। तो जो लोग ज़्यादा वॉल्यूम लेते हैं दुकानदार उनके नीचे, वो उनको अलग रेट देते हैं, जो कम वॉल्यूम में लेते हैं उनको अलग रेट देते हैं। इसी तरह जो छोटे दुकानदार उनके साथ बुकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनको अलग रेट देते हैं, और जो तत्काल खरीद रहे हैं उनको अलग रेट देते हैं। इसी तरह जो उधार में माल ले रहे हैं उनको अलग रेट देते हैं, और जो नगद में माल ले रहे हैं उनको अलग रेट देते हैं। तो ये 2-3 लेवल पर रेट का युद्ध होता है, रेट वार होता है, जिसे व्यापारिक भाषा में रेट वार कहते हैं। एक कंपनी और प्रदेश के अंदर उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर जितने हैं उनके बीच में एक रेट वार चलता है। फिर जो कंपनी और उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और फिर डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर के बीच में एक रेट वार चलता है, और होलसेलर और छोटे दुकानदारों के बीच में एक रेट वार चलता है। और जब छोटे दुकानदार पर सामग्री आती है तो किसान को सामग्री मिलती है। तो ये जो ऊपर 3 स्तर पर रेट वार हो रहा है, ये सीजन के पहले होता है, मतलब सीजन शुरू होने के 1-2 महीने पहले ये कहानी मार्केट में चलना शुरू हो जाती है। और ये जो रेट वार हैं तीनों, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, न शासन का और न कंपनियों का। हालांकि कंपनी के जो फील्ड स्टाफ है वो कोशिश करते हैं कि वो रेट वार ना हो, पर ये ऐसा होता है कि पहले कंपनी ही अलग अलग लोगों को अलग अलग रेट दे रही है, तो जब उनने मार्केट में दे ही दिया है तो वो फिर कैसे कंट्रोल कर पाते हैं, तो वो कर नहीं पाते हैं। पर ये व्यवस्था को दुकानदार को समझना जरूरी है। अब ई फसल आपको क्या व्यवस्था दे रहा है, तो ई फसल ने बाजार के इन सब ट्रेंड को समझा है, और इसीलिए ई फसल ने एक फ्रेंचाइजी मॉडल डेवलप किया है। तो फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है? सबसे पहले कि अगर आप ई फसल की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो वो आपके साथ एक लीगल एग्रीमेंट करते हैं, और आपको जो ओ फार्म और पीसी लगती हैं वो आपको देते हैं, ताकि वो आपकी कंपनियां जिनका आप बिलिंग करा रहे हैं वो कंपनियां आपके लाइसेंस पर रहें, और जो कानून की प्रतिबद्धता है वो पूरी हो जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति जब आपकी दुकान का निरीक्षण करे तो उसमें आपको कोई असुविधा ना हो। अब फ्रेंचाइजी क्यों लें? तो यहाँ फ्रेंचाइजी लेने से आपको सहूलियत ये होती है कि फिर आपको किसी भी कंपनी की डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं लेना पड़ती है। तो जब आपको डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं लेना पड़ती है और ई फसल आपका कोड जनरेट करा देती है, जैसे जितनी फर्टिलाइज़र कंपनियां हैं उनमें ई फसल ने एक व्यवस्था की है कि वो एक सब कोड बना देते हैं, सब डीलर कोड बन जाता है। तो ई फसल से मटेरियल आपको सीधे कंपनी के गोडाउन से, रैक पॉइंट से या कंपनी के C&F से आता है। तो
इससे क्या होता है कि एक तो क्वालिटी की गारंटी होती है, फ्रेश मटेरियल होता है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट बच जाती है, तो कंपैरेटिवली रेट अच्छे होते हैं। दूसरी चीज़ कि आपको किसी भी कंपनी की डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं लेना है, तो जो कंपनियों में डिपॉजिट होता है पैसा, वो आपका पैसा बच जाता है, उस पैसे को आप वर्किंग कैपिटल में उपयोग कर सकते हैं। तीसरी चीज़ कि आपको कोई टारगेट टैगिंग नहीं होता है, तो आप जब जितना मटेरियल चाहते हैं उतना मटेरियल आपको मिल जाता है और आपको अनावश्यक मटेरियल नहीं रखना पड़ता है। चौथी चीज़ कि एक ही जगह आप डील कर रहे हैं, आपको खाद, बीज, दवाई, बायो, माइक्रोन्यूट्रेंट, मशीन उपकरण, पशु आहार सब कुछ एक जगह मिल रहा है, तो आपको अलग अलग डीलर के पास जाके, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके नेगोशिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका इसमें समय बचता है, पैसा बचता है और ये समय और पैसा आप अपनी मार्केटिंग में लगा सकते हैं। ग्राउंड के ऊपर आप और किसानों के साथ जोड़ सकते हैं अपने आप को, और गांव में जा सकते हैं, किसानों से बातचीत कर सकते हैं, और बैक में जो सामग्री की सप्लाई है वो ई फसल आपको करती है, और ई फसल हमेशा आपकी दुकान में मटेरियल भेजती है। तो वो सब दिक्कतें जो सामग्री खरीद फरोख्त की हैं वो आप बच जाते हैं। फिर अगर ई फसल के साथ आप बुकिंग करते हैं तो उसका आपको एडवांटेज मिलता है, क्योंकि ई फसल क्या करता है कि छोटे छोटे दुकानदारों से बुकिंग लेके और अपना खुद का पैसा लगा के कंपनी में बुकिंग डालता है। तो जब बड़े वॉल्यूम में बुकिंग होगी तो उसके जो डिस्काउंट होते हैं वो कम इन्वेस्टमेंट पे भी ई फसल अपने फ्रेंचाइजीज को दे देता है। तो इससे जब सीजन शुरू होता है तब उनका जो फ्रेंचाइजी है वो अपने रेट ठीक रख सकता है, वो किसानों को अपना प्रोडक्ट बेच सकता है। फिर ई फसल ब्रांड न्यूट्रल है। ई फसल कभी भी आपको अपनी तरफ से ब्रांड सजेस्ट नहीं करता है। आपके इलाके में जो ब्रांड चल रहे हैं वही ब्रांड की सप्लाई हम लोग करते हैं, ई फसल से आपको मिलती है, तो आपको सामग्री बेचने में आसानी होती है। अगला कि ई फसल जो है वो पूरा सामग्री बिल के साथ देता है। कोई भी सामग्री ई फसल कभी भी बिना बिल के किसी दुकानदार को नहीं देती है। इसका ऑथेंटिकेशन है कि वो सामग्री हमने आपको सप्लाई की है। अगली चीज़ है कि ई फसल कभी भी नगद पैसा नहीं लेती है। ई फसल जो भी अपने फ्रेंचाइजीज के साथ डील करती है तो वो बैंक के थ्रू होता है। तो इससे क्या होता है कि वो पैसे का हिसाब आपके पास भी रहता है और पैसे का हिसाब ई फसल के पास भी रहता है, तो हिसाब किताब बराबर मिलता है। चौथी चीज़, ई फसल का जितना भी काम है वो इलेक्ट्रॉनिक है, तो इलेक्ट्रॉनिक होने से पूरी पारदर्शिता है, उसमें कोई चीज़ छुपाई नहीं जाती है। और उनके ई फसल के जितने साथी हैं वो ये कोशिश करते हैं कि उनके फ्रेंचाइजी का बिजनेस बढ़े। तो फ्रेंचाइजी की बिजनेस की सफलता ही ई फसल की सफलता है। फ्रेंचाइजी का बिजनेस बढ़ाना ही ई फसल की सफलता है, क्योंकि ई फसल सीधे किसानों को सामग्री नहीं देता है। ई फसल किसानों को अपने फ्रेंचाइजी के माध्यम से ही सामग्री देता है। तो फिर आपको एक चीज़ और समझना चाहिए कि ई फसल हमेशा कैश एंड कैरी काम करता है। ना तो ई फसल किसी कंपनी से कोई उधार माल लेता है और ना ई फसल कभी अपने फ्रेंचाइजी को उधार माल देता है। देखिए, मार्केट में ये एक वातावरण बनाया गया है, ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि ये कंपनियों द्वारा वातावरण बनाया गया है। कंपनियों ने क्या किया है कि जो उनके चहेते व्यापारी होते हैं उनको वो 60 दिन, 90 दिन या 120 दिन का उधार मटेरियल देते हैं। तो जब वो उधार मटेरियल व्यापारी को मिलता है और व्यापारी क्या करता है कि वो नीचे से सामग्री बेच के पैसा उठा लेता है, तो जो पैसा उनके पास आ गया उस पैसे को वो किसी और प्रोडक्ट में लगा देता है। मान लीजिए कि मैंने
120 दिन की उधारी पे मटेरियल लिया से कंपनी से और मैंने नीचे उसको बेच दिया। उससे जो पैसा मैंने उगाया उसको मैंने बीज के काम में लगा दिया, बीज का काम बेच दिया तो फर्टिलाइज़र में लगा दिया ऐसे। और क्योंकि मुझे कंपनी को 120 दिन बाद पैसा देना है तो ये शुरू में बहुत अच्छा लगता है, पर जब कंपनी उस जो लिमिट आपको दे रही है उसकी एवज में जो माल आपको पुश करने लगती है कि ये भी लो ये भी लो, तो फिर ये व्यापारी परेशान होने लगते हैं क्योंकि वो माल उन्हें फिर नीचे पुश करना पड़ता है। तो बहुत सारे जो हमारे होलसेलर साथी हैं वो फिर उधारी में माल छोटे दुकानदारों को देना शुरू करते हैं। अब छोटा दुकानदार उतनी बेचने की स्थिति में नहीं है तो वो किसान को उधार देता है और ये उधारी का चेन कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास, रिटेलर से सब रिटेलर के पास और सब रिटेलर से किसान के पास ये चला जाता है। और फिर इसीलिए जब सीजन ख़त्म होता है तब फिर एक उगाही का अभियान चलता है, किसानों से पैसा उगाना, फिर ये पूरी चेन में सब डीलर को देगा, फिर वो होलसेलर को देगा, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, फिर कंपनी में जाएगा। तो इससे क्या होता है कि हर आदमी बहुत परेशान रहता है। कंपनी के भी जो कर्मचारी हैं वो कर्मचारियों को टारगेट रहता है और उन्हें वो सामान बेचना ही होता है, तो वो दुकानदार को तरह तरह के ख्वाब दिखाएंगे। वो ये भी कहेंगे कि हम पूरा सामान बेच देंगे, आप तो खरीद लीजिए, आप ले लीजिए, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर मेरा खुद का अनुभव ऐसा है कि कभी भी किसी मार्केटिंग वाले ने आज तक अपनी बात पूरी नहीं रखी। वो फिर कोई ना कोई बहाना बनाएगा, ये हो गया, कंपनी ने वैसा नियम बना दिया, मौसम ऐसा हो गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, कोरोना वायरस हो गया। समाज में तो कुछ ना कुछ चलता रहता ना। पर अगर आपने पैसा लगा के मटेरियल रखा हुआ है तो आप तो फंस गए, आपको तो ब्याज लग रहा है अगर आपने ब्याज पे पैसा उठाया है। तो कंपनी के जो मार्केटिंग के स्टाफ है वो कभी भी अपने लोगों को, जो अपने लोग मैं कह रहा हूँ कि जो उनके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको वो उनके हित की बात नहीं बता रहे हैं और कंपनियां आपस में लड़ा भी रही हैं। और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर इसको मुझे नहीं लगता कि वो समझ नहीं पा रहे हैं। एक ही मार्केट के लोग आपस में लड़ते हैं और इसका फ़ायदा कंपनियां उठाती हैं। तो ई फसल ये कोशिश कर रही है कि ऐसे छोटे छोटे लोगों को जोड़ के एक साथ बुकिंग की जाए ताकि कंपनी को भी सुनिश्चितता हो और मार्केट में भी सुनिश्चितता हो। और नगद में व्यापार होने से ये जो सब तरह की बुराइयां हैं, टारगेट है, टैगिंग है, ज़बरदस्ती माल देना है, किसान को उल्टा सीधा समझा के, बरगला के, उधार लालच दे के उसको वो सामग्री दे देना है, ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मार्केटिंग में जो प्राइस में फ़र्क आता है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे व्यापारी बिना बिल के काम करते हैं, बहुत सारी कंपनियां बिना बिल के मटेरियल देती हैं। तो जब आप बिना बिल के मटेरियल ले रहे हैं या दे रहे हैं तो आप जीएसटी बचा रहे हैं। तो जो जीएसटी बचा रहे हैं उतना आप जीएसटी की चोरी कर रहे हैं, तो उसका रेट आप कट कर देते हैं। या आपने कभी सोचा कि इतना मटेरियल मार्केट में होता है, आपने कभी अखबार में पढ़ा कि किसी कंपनी ने एक्सपायरी मटेरियल को नष्ट किया? इतना सारा लाखों लाखों लीटर पेस्टिसाइड आता है, हजारों हजारों टन मटेरियल आता है जो एक्सपायरी होता है, ये कहाँ जाता है? कभी किसी दुकानदार को मैंने नहीं सुना कि नष्ट कर रहा है, कभी किसी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं सुना नष्ट कर रहा है, कभी किसी कंपनी को मैंने नहीं सुना नष्ट कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है मार्केट में? ये जो एक्सपायरी मटेरियल है ये भी लेवल बदल के और नए मटेरियल के साथ मिला के वो पैकिंग करके बाज़ार में आ जाता है। इससे भी रेट कम हो जाते हैं। जिन लोगों के गोडाउन में पुराना माल है वो उसको करके आगे बेच देते हैं। और तीसरी चीज़ है कि बहुत सारे प्रोडक्ट पूरे नकली प्रोडक्ट मार्केट में होते हैं, क्योंकि कंपनियों के जो प्राइम प्रोडक्ट होते हैं उतनी सप्लाई कंपनी से आती नहीं है।
पर किसानों में जिद होती है कि उसी प्रोडक्ट, उसी ब्रांड का प्रोडक्ट चाहिए। तो यहाँ जो नकली माल बनाते हैं उनको एक मौका मिलता है और वो मटेरियल बाज़ार में नकली माल दे देते हैं। उसमें सब कुछ वैसा ही होता है, बल्कि कई बार तो जो पैकिंग होती है वो असली से भी अच्छी होती है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप इस तरह के बिजनेस में हैं तो ये माल प्रैक्टिसेस करके आप बिजनेस कर नहीं सकते। देखिए, 1 या 2 बार 4 बार आप झूठ बोल सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, टैक्स बचा सकते हैं, गलत बात करके किसान को सामान दे सकते हैं, पर ये बिजनेस करने का अच्छा तरीका नहीं है। तो मैं अपने सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ कि वो बिजनेस के काम करने को बदलें, क्योंकि देखिए इस तरह की चीज़ें तात्कालिक आपको लाभ दिला सकती हैं, आर्थिक लाभ दिला सकती हैं, पर आप कितने तनाव में रहते हैं। जब आपकी उधारी नहीं आती है आप कितने तनाव में रहते हैं, आपको नींद नहीं आती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इंसोमेनिया हो जाता है, कई तरह के अल्सर, कैंसर, कितने चीज़ें मार्केट में चल रही हैं। मैं रोज़ अखबार में पढ़ता हूँ कहीं ना कहीं कोई हमारे व्यापारी साथी आत्महत्या कर रहे हैं, उनको घाटा हो रहा है, तो झगड़े हो रहे हैं, पुलिस केस हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने शुरू से अपने लिए मापदंड नहीं बनाए हैं और हमने शॉर्टकट अपनाने की कोशिश की है। तो ई फसल ये कोशिश कर रही है मार्केट में कि एक वैकल्पिक सप्लाई व्यवस्था हो जहां सब लोग ईमानदारी के साथ, सुख चैन के साथ काम कर सकें, कोई किसी को धोखा देने की नीयत से काम ना हो। देखिए, व्यवसाय तो होगा, खेती एक ऐसी चीज़ है कि हर सीजन में किसान बोएगा ही बोएगा, हर सीजन में आपको खाद बीज दवाई बिके ही बिकेगी। आपने देखा कोरोना में सब चीज़ें बंद हो गई थी और सब व्यवसाय की जो ग्रोथ रेट है वो निगेटिव हो गई, नकारात्मक हो गई, पर कृषि क्षेत्र ऐसा था जिसकी ग्रोथ रेट 3.6% थी, मतलब वो पॉजिटिव ग्रोथ पे जा रहा था। क्यों? क्योंकि खाना पीना आदमी को हमेशा रहता है, तो खेती होती है। तो बहुत सारे व्यापारियों को मैं जानता हूँ मार्केट में जो पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रहे हैं और उनने अपने लिए सिद्धांत बनाए हुए हैं कि वो ये सब काम नहीं करेंगे। इसीलिए उनकी जो पीढ़ी है, उनकी जो दुकान है, वो उसी नाम से जानी जाती है। उनकी इंटीग्रिटी के लिए, उनकी ईमानदारी के लिए, क्वालिटी के लिए जानी जाती है। तो मेरे जितने नए साथी आ रहे हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो ई फसल के साथ जुड़ें और वैकल्पिक वितरण व्यवस्था का हिस्सा बने और खुशी खुशी व्यवसाय करें। व्यवसाय हमेशा बेईमानी से होगा ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। ये कुछ लोगों ने मार्केट में ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है कि साहब नियम कानून से काम नहीं हो सकता, टैक्स जमा करके आप लाभ से काम नहीं कर सकते हैं। मैं इसमें बिल्कुल भरोसा नहीं रखता हूँ और ई फसल की इस तरह के कभी कोई काम नहीं करती है। अपने दुकानदार साथियों को इस तरह की कोई सलाह वो नहीं देते हैं। तो आप भी उनसे जुड़ के, सोच के, समझ के, और अगर आपको लगता है कि आपको इससे फ़ायदा है जुड़ने से, और ये एक प्रोडक्ट या एक प्राइस या एक सीजन की बात नहीं है, इसको आप लंबे समय तक सोचिए, क्योंकि ये व्यवसाय जो होता है वो हिट एंड रन का नहीं है कि आज कर लिया कल चले गए। आप देखते हैं मार्केट में बहुत सारे बच्चे रोज आ रहे हैं और नई नई दुकानें खोलते हैं, नए नए लोग नए नई स्कीम लाते हैं, इन्वेस्टमेंट लाते हैं और धोखाधड़ी करके निकल लेते हैं। तो अगर आपको कोई व्यक्ति ऐसा भाव दे रहा है जो सामान्य भाव से बहुत कम है, तो आप समझ लीजिए कि उसने कहीं ना कहीं टैक्स चोरी की है, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ कर रहा है। या तो वो पूरा नकली प्रोडक्ट आपको दे रहा है, या एक्सपायरी प्रोडक्ट दे रहा है, या वो टैक्स बचा रहा है। क्योंकि छोटा अंतर आ सकता है, जैसे मैंने आपसे बताया कि जो बुकिंग स्कीम होती है उससे छोटा अंतर क्रिएट हो जाता है, पर बहुत बड़ा अंतर क्रिएट नहीं होता है। तो जो हमारे छोटे छोटे दुकानदार हैं जो किसान से जुड़ते हैं,
मेरा उनसे अनुरोध है कि वो इस डायनेमिक्स को समझें। वो सब मोस्ट ऑफ द जो दुकानदार हैं वो भी किसान ही हैं और किसान परिवार के ही बच्चे हैं। तो हम किसको धोखा देंगे? हम अपने माँ बाप को धोखा देंगे, अपने भाई बहन को धोखा देंगे, अपने समाज को, अपने रिश्तेदार को धोखा देंगे? मुझे नहीं लगता। कि आप थोड़ा सोच के देखिए और फिर आप निर्णय करिए। और अगर आप ई फसल से जुड़ते हैं और आपको किसी भी तरह की मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है तो आप हमारी मदद ले सकते हैं। हम लोग अभी बहुत तेज़ी से मध्य प्रदेश में ये काम कर रहे हैं और लोगों को अच्छी सेवा दे रहे हैं, तो आप भी उसका लाभ उठा सकते हैं।